हाँ दोस्तों, आइए आज पुनः भारत का संवैधानिक विकास पर चर्चा करते हैं। ये भाग 3 है। 2 पार्ट अब तक हमने दे चुका है, पिछली दोनों वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। पिछली वीडियो में कंपनी द्वारा जो जारी अधिनियम थे वो समाप्त हो गए थे। अब इस वीडियो में ब्रिटिश ताज द्वारा पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक पर चर्चा किया जाएगा। आइए देखते हैं। पहला ब्रिटिश ताज द्वारा पारित अधिनियम में 1858 का अधिनियम देखते हैं। 1858 के अधिनियम को पारित करने से पहले भारत की जो कंडीशन थी, आखिर में क्यों 1858 का अधिनियम लाना पड़ा ब्रिटिश सरकार को? क्यों कंपनी से भारत की सत्ता अपने हाथ में ब्रिटिश सरकार को लेनी पड़ी? इसके बारे में थोड़ा से देख लेते हैं। 1857 की क्रांति होती है। वो क्रांति जब समाप्त हो जाती है तो भारत में ढेर सारी दुर्व्यवस्थाएं फैल जाती हैं। भारत में ढेर सारी दुर्व्यवस्थाएं फैल जाती हैं, जिसका विरोध भारत में होता है। और क्रांति के दौरान गाय की चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग किया जाता है, उसका भी बहुत भारी विरोध भारत में होता है। साथ साथ इंग्लैंड के जनमानस में भी इस बात को लेकर के कंपनी के खिलाफ काफी नारेबाजी की जाती है। और ढेर सारी समस्याओं को देखते हुए अब लगता है ब्रिटिश सरकार को कि अब कंपनी भारत के शासन को अच्छी तरह से नहीं चला पाएगी, क्योंकि 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारत के जनमानस के अंदर स्वतंत्र होने के लिए जागृति काफी आ गई थी। और यह पहला प्रयास 1857 में यह पहला प्रयास था कि अंग्रेजी सत्ता से, अंग्रेजी शासन से अपने देश को मुक्त कराया जाए। और यह क्रांति इतने बड़े लेवल पे हुई कि यह ब्रिटिश शासन की जड़ों को झकझोर कर रख दिया। इन सब बातों से विवश होकर के ब्रिटिश ताज को 1858 का अधिनियम जारी करना पड़ा। इस अधिनियम की प्रमुख बातें निम्न हैं, जिन्हें हम देखते हैं। गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसका पद, उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल की जगह उसका नाम भारत का वायसराय कर दिया जाता है। उसे गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कर दिया जाता है। वायसराय और गवर्नर जनरल एक ही व्यक्ति होते थे, और अब गवर्नर जनरल की जगह वायसराय का प्रयोग होने लगा। प्रथम ब्रिटिश ताज के द्वारा प्रथम वायसराय बनाए गए, जो भारत के प्रथम वायसराय थे, वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को प्रथम भारत का वायसराय बनाया जाता है। वायसराय ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। प्रतिनिधि यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, उनका प्रतिनिधि, अर्थात वह गवर्नमेंट खुद
न शासन करके बल्कि अपने जगह अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दी और उस प्रतिनिधि का नाम था भारत का वायसराय। और वह व्यक्ति जो प्रथम वायसराय बने उनका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने 1858। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया गया, अर्थात भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर होने लगा, क्योंकि इंग्लैंड का जो सम्राट था अपना प्रतिनिधि अपने स्थान में किसी दूसरे को भेजा, इसलिए भारत का जो शासन था वह इंग्लैंड के सम्राट या ताज के नाम पर होने लगा। अर्थात जो भारत का शासन है, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, के अधीन कर दिया गया। उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी उनका नाम था महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया जाता है भारत के शासन को। अगला इस अधिनियम में बताया गया कि जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, उस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली जो थी को समाप्त कर दिया गया, अर्थात नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड को कहा जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वह निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक बोर्ड या निदेशक मंडल उसको कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। नियंत्रक मंडल या नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल, इन दोनों को क्या किया गया? समाप्त कर दिया जाता है। इसके स्थान पर एक नया पद भारत का राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव अर्थात भारत का राज्य सचिव नाम का एक नया पद को सृजित कर दिया जाता है। इसके नियंत्रण में भारत का संपूर्ण प्रशासन कर दिया गया। जो भारत का सचिव, जो नया पद बनाया गया, उनके नियंत्रण में यानी उस पद के नियंत्रण में पूरे भारत का संपूर्ण प्रशासन कर दिया जाता है। इस तरह से 1858 के अधिनियम में ये कुछ बातें जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, इन्हें हम लोग देखे। अब आते हैं अगला अधिनियम 1869 का अधिनियम। 1869 का अधिनियम, आइए 1869 का अधिनियम देखते हैं। जो गवर्नर जनरल है उसको क्या किया जाता है? एक अधिकार दे दिया जाता है, विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। 1869 में जो गवर्नर जनरल जो था, उस गवर्नर जनरल को एक अधिकार मिल जाता है, गवर्नर जनरल को एक अधिकार मिल जाता है क्या करने के लिए? विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अर्थात जो विदेश में रह रहे हैं भारतीय, उनके संबंध में कानून बनाने का एक नया अधिकार गवर्नर जनरल को मिल जाता है 1869 के अधिनियम के तहत। अगला अधिनियम देखते हैं।
ये जो 1865 का अधिनियम, सॉरी 1865 का अधिनियम पहले देख लेना चाहिए था, फिर 69 का देखना चाहिए था। चलिए ठीक है, पहले 69 का ही देख लिए। आइए 1865 का अधिनियम भी देखते हैं। 1865 के अधिनियम में क्या होता है, जो गवर्नर जनरल की जो विधायी शक्ति है, विधान बनाने की जो शक्ति थी, जो विधान बनाने की जो गवर्नर जनरल के पास शक्ति थी, उस शक्ति को में क्या होता है, वृद्धि कर दी जाती है। विधान बनाने की शक्ति में वृद्धि कर दी जाती है। जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद विधान बनाते थे, उनकी शक्तियों में इंक्रेजमेंट हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, डेवलपमेंट कर देते हैं। अगला क्या होता है 1865 के अधिनियम में, प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को नियत करने, प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को नियत करने व परिवर्तन करने का अधिकार मिल जाता है। कौन सा अधिकार मिल जाता है, प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को नियत करने, यानी कि किसी प्रेसिडेंसी की सीमा कहाँ तक होगी, किसी प्रांत या किसी प्रांत की सीमा कहाँ तक होगी, क्या उसमें परिवर्तन करना है, ये सब यानी नियत करने व परिवर्तन करने का अधिकार मिल जाता है। अठारह सौ पैंसठ में एक और अधिनियम बनता है, 1865 का भारतीय वन अधिनियम। 1865 में ही एक अधिनियम बनता है, भारतीय वन अधिनियम। 1865 का भारतीय वन अधिनियम। वन अधिनियम में क्या होता है, 1864 में बने, 1864 में एक बनता है क्या, डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1864 में बनाया जाता है। उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार जंगलों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। किसके माध्यम से, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार जंगलों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। आगे उसमें बताया जाता है इस अधिनियम में, किसी भी पेड़ों से आच्छादित भूमि को, किसी भी पेड़ों से आच्छादित भूमि को सरकारी जंगल घोषित करने का अधिकार व प्रबंधन के लिए नियम बनाने का अधिकार मिल जाता है। किसी भी पेड़ों से आच्छादित भूमि को सरकारी जंगल बना देने तथा घोषित कर देने तथा उसके प्रबंधन के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये अधिनियम में आ जाता है कि ब्रिटिश सरकार के जो गवर्नर जनरल या जो भी अधिकारी जो हैं, ये लोग गवर्नर जनरल व उसकी परिषद, इन लोगों को क्या अधिकार मिल जाता है, मिल जाता है कि जो किसी भी पेड़ से आच्छादित भूमि अगर है तो उसे सरकारी जंगल घोषित किया जा सकता है तथा उसके प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट करने के नियम बनाने का भी अधिकार मिल जाता है। ये 1865 का अधिनियम था। गवर्नर जनरल की विधायी शक्ति को बढ़ा दिया जाता है। प्रेसिडेंसियों और प्रांतों की सीमाओं को नियत करने और परिवर्तित करने का अधिकार मिल जाता है। इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, जो 1864 में बना था, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से जंगलों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। किसी भी पेड़ों से आच्छादित भूमि को सरकारी जंगल घोषित करने व उसके प्रबंधन हेतु नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब अगला अधिनियम 1892 का अधिनियम। 1869 का पहले ही देख चुके थे, 1869 को एक बार फिर से देखते हैं। 1869 के अधिनियम में क्या होता है, गवर्नर जनरल को
1869 के अधिनियम में क्या होता है, गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 1869 के अधिनियम में बताया गया है। अब 1892 का अधिनियम देखते हैं। इस अधिनियम में क्या होता है, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय जो विधान परिषद है, जो भारतीय विधान परिषद है या केंद्रीय विधान परिषद है के भारतीय सदस्यों, उसमें भारतीय सदस्य भी थे, के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट, जो वार्षिक बजट पेश होता था, वार्षिक बजट पर बहस करने, वार्षिक बजट पर बहस करने व सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है। इन्हें मिल जाता है, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय जो सदस्य थे उन्हें वार्षिक बजट पर बहस करने व सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते हैं और वार्षिक बजट पर बहस भी कर सकते हैं, वार्षिक बजट पर बहस भी कर सकते हैं और सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। यह अधिकार किसे मिला, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को मिला। अगला इस अधिनियम में बताया जाता है, केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय जो विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 10, सदस्यों की संख्या कम से कम 10 व अधिक से अधिक 16 हो सकती है, हो सकती थी। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 हो सकती थी। इस तरह से ये ब्रिटिश राज द्वारा पारित अधिनियमों में से कुछ अधिनियम हम लोग देखे। कितने अधिनियम, 1, 2 और 5 अधिनियम टोटल। अभी एक अधिनियम छूटा हुआ है 1861 का अधिनियम, ये भी छोड़ दिए, ध्यान इधर पढ़ाते हुए चले आए, इधर देख 1861 का भी अधिनियम था। 1861 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 के अधिनियम में क्या होता है, 1861 के अधिनियम में जो वायसराय, जो गवर्नर जनरल को वायसराय का जो नाम दिया जाता है, वो वायसराय क्या कर सकता है, आपातकाल में, आपातकाल में बिना अपनी परिषद के परामर्श के वह अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है किसको, वायसराय को आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और क्या होता है 1861 के अधिनियम में, और क्या होता है 1861 के अधिनियम में मद्रास व बंबई को पुनः विधायी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। विधायी शक्तियां प्रदान करके साथ विधायी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं किसको, मद्रास और बंबई को पुनः विधायी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात वह पुनः अपना विधि बना सकते थे, अपनी विधि बना सकते थे अपने प्रेसिडेंसी के लिए। ऐसा करके मद्रास व बंबई को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान करके शासन का विकेंद्रीकरण, शासन का इसके पहले केंद्रीकरण कर दिया गया था, इसके पहले क्या कर दिया गया था, केंद्रीकरण कर दिया गया था। अब क्या किया जा रहा है, अब विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, पुनः विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, शासन को पुनः क्या कर दिया जाता है, विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। आगे कानून बनाने की प्रक्रिया में
आगे क्या होता है, इसी अधिनियम में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो जाती है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय लोगों को क्या किया जाता है, प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कर दी जाती है। चलिए, अब ये 1800 इस तरह से 1871 का यह अधिनियम था। 1871 के अधिनियम में क्या होता है, सबसे पहले वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल जाता है। पुनः बम्बई और मद्रास और बम्बई को विधायी शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं। ऐसा करके शासन का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। जो शासन का इसके पहले 1833 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना करके, बंगाल के जो गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ऐसा करके पूरे देश की शासन व्यवस्था को एक सूत्र में बांध दिया गया था, यानी केंद्रीकरण कर दिया गया था। अब उसे पुनः उसका उल्टा किया जा रहा है, पुनः शक्तियों का बंटवारा कर दिया जा रहा है। मद्रास और बंबई को पुनः विधायी शक्तियां, विधान बनाने की शक्तियां दे करके अब शासन का विकेंद्रीकरण कर दिया जा रहा है। शासन का विकेंद्रीकरण, जो केंद्रीकरण कर किया गया था 1833 में, अब उसे अब सबको मुक्त किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है कि आप स्वतंत्र, आप कानून बना सकते हैं, आप अपने प्रांत के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए बना सकते हैं। गवर्नरों को क्या किया जा रहा है, अब फ्री किया जा रहा है, यानी शासन का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। आगे इसी में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो जाती है। भारतीय प्रतिनिधि भी कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। 1861 के अधिनियम में ये बताया गया। इस तरह से ये 5 अधिनियम 1858 से लेकर 1892 तक के अधिनियम को बताए। आप लोगों को अगर अच्छा लगा ये लेक्चर तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग भी एक साथ मिल करके मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करें। मैं हमारे चैनल के माध्यम से अब डेली आपके यहाँ वीडियो पहुंचेगी, 1, 2, 3 वीडियो डेली पहुंचेगी और आप लोग सपोर्ट करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।